कस्बे की वह सर्दी कुछ ज्यादा ही लंबी थी। सुबह से शाम तक धुंध छाई रहती, गलियों में अलाव सुलगाते और हर घर में चाय के बर्तन बार बार चढ़ते। उसी कस्बे की एक पुरानी गली में रहता था रमेश, एक साधारण सा आदमी, सरकार दफ्तर में क्लर्क, समय पर घर लौटने वाला, ज्यादा बोलने से बचने वाला। उसकी घरवाली सुधा ठंड की तरह ही शांत स्वभाव की थी। उन्हीं शॉल ओढ़े चूल्हे पर रोटियां सेकती, बच्चों की पढ़ाई देखती और रमेश के आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक कर देती। शादी को 15 साल हो चुके थे। प्यार था, पर वह रोजमर्रा की आदतों में कहीं दब घिसा गया था। इसी बीच पड़ोस के खाली पड़े मकान में एक नई औरत आकर रहने लगी, नीलम। लोग उसे धीरे धीरे बाहर वाली बीवी कहने लगे, क्योंकि वह अकेली रहती थी। पति शहर से बाहर काम करता था और उसकी हंसी, पहनावा और बोलचाल कुछ अलग ही थी। ठंड में भी वह रंगीन शॉल ओढ़ती, शाम को छत पर खड़ी होकर दूर कहीं देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पहली बार रमेश की नजर नीलम पर तब पड़ी जब वह सुबह दफ्तर जाते हुए दरवाजे पर फिसल गया। नीलम ने झट से दरवाजा खोला, गरम चाय दी और कहा, ठंड में संभल कर चला कीजिए, गिर गए तो दिन भर दर्द रहेगा। बस यही से एक साधारण सी पहचान शुरू हुई। नीलम कभी कभी बच्चों के लिए टॉफी दे देती, सुधा से सब्जी के दाम पूछ लेती। सब कुछ सामान्य था, पर रमेश के भीतर कुछ बदलने लगा। नीलम की बातें उसे हल्की लगती, वह दफ्तर की थकान भूल जाता। वह उसकी बात ध्यान से सुनती, जो सुधा अब कम सुन पाती थी, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों में वह खुद ही थकी रहती थी। ठंड की शामों में जब बिजली चली गई, रमेश बाहर अलाव के पास खड़ा होता और नीलम भी आकर बैठ जाती। कभी कभी अकेलापन सबसे ज्यादा ठंडा होता है, नीलम कहती। रमेश चुप रह जाता, उसे लगता वह बात समझ रहा है। धीरे धीरे मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। रमेश ज्यादा ही पड़ोस में बैठने लगा है। घरवाली होती हुई बाहर वाली से इतनी बातें। सुधा सब देखती थी, पर कुछ कहती नहीं थी। उसी खामोशी में शिकायत नहीं, डर था, घर टूट जाने का डर। उसकी खामोशी में शिकायत नहीं, डर था घर का। ठंड की रातों में वह देर तक जागती रहती, सोचती कि क्या रिश्ते भी अलाव की तरह होते हैं, ध्यान न दे तो बुझ जाते हैं। एक शाम रमेश देर से लौटा। सुधा ने बिना कुछ पूछे खाना परोस दिया। रमेश ने देखा सुधा के हाथ ठंड से कांप रहे हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कब से ये सब अनदेखा करता आ रहा है। उसी रात मोहल्ले में हंगामा हुआ। नीलम को उसके पति का फोन आया था। वह नौकरी खो चुका था और अब वापस आ रहा था। नीलम रोती हुई बाहर खड़ी थी। रमेश ने पास जाकर बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। नीलम ने उसकी तरफ देखा, उस नजर में उम्मीद भी थी, हर हद भी। आप अच्छे इंसान हैं रमेश जी, उसने कहा, पर हर रिश्ता अपनी एक लकीर चाहता है। अगले दिन नीलम का पति आ गया। मोहल्ले की फुसफुसाहटें तेज हो गई, पर अब हालात बदल चुके थे। रमेश ने खुद को पीछे खींचा लिया। उसने समझ लिया था कि जो उसे आकर्षक लगा वह असल में अपनापन पाने की भूख थी। एक ठंडी सुबह रमेश ने सुधा के लिए बाजार से नई ऊनी शॉल लाई। सुना ने हैरानी से देखा, आज कैसे? बस लगा तुम्हें ठंड लगती होगी, रमेश ने कहा। उस दिन उन्होंने साथ बैठकर चाय पी। बातों में कोई शिकायत नहीं थी, बस पीते सालों की थकान उतर रही थी। सुधा ने पहली बार खुलकर कहा, रिश्तों को भी आग चाहिए रमेश, वरना ठंड उन्हें जमा देती है। रमेश ने सिर झुका लिया, उसे जवाब मिल गया था। नीलम अब कम दिखती थी। उसका पति मिलनसार था, पर दोनों अपने अपने संघर्षों में उलझे थे। मोहल्ले फिर शांत हो गया। बाहर वाली बीबी अब बस पड़ोसन थी, कोई अफवाह नहीं, कोई आकर्षण नहीं। सर्दी धीरे धीरे कम होने लगी, धूप तेज हो गई, अलाव बुझ गए, लेकिन रमेश के घर में कुछ नया जल रहा था, समझदारी की गर्माहट।
उसने सीख लिया था कि घरवाली और बाहर वाली के बीच का फर्क दरअसल नीयत और जिम्मेदारी का होता है, और ठंड में अगर दिल भटकता है तो हाथ थाम लेना ही सबसे बड़ा हीटर होता है। सर्दी का असर कम होने लगा था, पर रिश्तों की ठंड पूरी तरह पिघली नहीं थी। रमेश और सुधा के घर में अब पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। फिर भी बातों के बीच कुछ अनकहा सवाल रह जाता, जैसे कोई पुराना जख्म भर तो गया हो, पर हल्की सी टीस अब भी याद दिला देती थी। नीलम का पति विनय लौट आने के बाद मोहल्ले में ज्यादा दिखाई देने लगा था। सुबह सुबह वह ठहरने निकलता, बच्चों से बातें करता और कभी कभी रमेश से भी हालचाल पूछ लेता। विनय में कोई कठोरता नहीं थी, उल्टा वह खुद ज्यादा ही शांत लगता था, जैसे भीतर बहुत कुछ दबाए बैठा है। एक दिन अलाव की आखिरी राख भी बुझ चुकी थी। उसी दिन मोहल्ले की महिलाओं ने मिलकर सामूहिक कीर्तन रखा। सुधा भी गई, नीलम भी आई, पहली बार बिना बनाव के साधारण सी साड़ी में। सुधा ने उसे देखा तो दिल में एक अजीब सा भाव उठा, ईर्ष्या नहीं बल्कि सहानुभूति। कीर्तन के बाद दोनों पास पास बैठ गई। नीलम ने धीरे से कहा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? सुधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नाराजगी से ज्यादा डर था, घर टूटने का डर। नीलम की आंखें भर आई। मेरा घर तो पहले से ही दरक गया था। अकेलेपन में इंसान कभी कभी गलत सहारे ढूंढ लेता है। ये पहली बार था जब दोनों औरतों ने एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं, इंसान की तरह देखा। उधर रमेश भी अपने भीतर एक बदलाव समारोह कर रहा था। अब वह दफ्तर से लौटकर सीधे घर आ जाता, बच्चों के साथ बैठता, सुधा से दिन भर की बातें पूछता। सुधा को यह सब सब अच्छा लगता था, पर मन में किसी कोने में वह साधारण थी, कहीं यह बदलाव अस्थाई न हो। इसी बीच एक शाम विनय रमेश के पास आया। थोड़ा बात करनी थी, उसने कहा। दोनों पास के चाय की दुकान पर बैठ गए। विनय ने बिना घुमाए कहा, मुझे सब पता है, मोहल्ले कुछ भी छुपा नहीं रखता। रमेश का सिर झुक गया। मुझसे गलती हुई, उसने साफ कहा, पर मैंने कोई सीमा पार नहीं की। विनय ने लंबी सांस ली। मैं भी कम दोषी नहीं हूँ। नीलम को अकेला छोड़ दिया था बाहर कमाने के चक्कर में। मैं घर का हाल नहीं देखा। उस बातचीत में कोई झगड़ा नहीं था, बस दो मर्दों की स्वीकृति से कि रिश्ते लापरवाही से टूटते हैं। इसके बाद नीलम बदलने लगी। वह पहले जैसी खुली हंसी कम हंसती, पर आंखों में स्थिरता आ गई थी। उसने पास के स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन किया, बच्चे को पढ़ाने लिए। मोहल्ले की औरतें अब इसे इज्जत से देखने लगी। सुधा और नीलम के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगी। कभी सब्जी साथ काटना, कभी बच्चों को नोटिस देख लेना। सुधा ने महसूस किया कि नीलम में कोई चालाकी नहीं, बस एक खालीपन था जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन अचानक रमेश की नौकरी पर संकट आ गया। दफ्तर में छटनी की खबर थी। रमेश घबरा गया। वही रात भी जब सुधा ने उसका हाथ थामकर कहा, जब सब कुछ हिल जाए तब रिश्ते ही सहारा होते हैं। उस रात रमेश की आंखें भर आई। उसने समझ लिया कि बाहर की गर्माहट शरीर तक होती है, पर घर की आंच स्थायी। कुछ हफ्तों बाद रमेश की नौकरी बच गई। मोहल्ले में फिर से रौनक लौट आई। नीलम के घर में अब झगड़े की आवाज नहीं आती थी। विनय ने भी पास की फैक्ट्री में काम पकड़ लिया था। सर्दी पूरी तरह जा चुकी थी, बसंत आ गया था। एक सुबह सुधा छत पर कपड़े सुखा रही थी। नीलम भी पास आई। आप जानती है, नीलम बोली, अगर उस वक्त आपने चुप न रहकर मुझे दुश्मन मान लिया होता तो शायद हालात और बिगड़ जाते। सुधा मुस्कुराई, और अगर तुमने अपनी सीमा खुद न पहचानती होती तो शायद मेरा घर टूट जाता। दोनों हंस दी, हल्की और सच्ची हंसी। रमेश नीचे से ये सब देख रहा था। उसे लगा ठंड सिर्फ मौसम में नहीं होती, वह दिलों में भी जम जाती है, और उसे पिघलाने के लिए आग नहीं, समझ और संवाद चाहिए। अब मोहल्ले में कोई घरवाली बाहर वाली नहीं कहता था, सिर्फ पड़ोसी थे अपने अपने संघर्षों के साथ, और ठंड की एक कहानी जो सबको कुछ सिखा गई थी। बसंत तब पूरी तरह आ चुका था। गलियों में धूप उतरने लगी थी, पर बीती सर्दियों की परछाइयां अभी भी लोगों के मन में कहीं न कहीं बाकी थी।
मोहल्ला बाहर से शांत दिखता था, लेकिन हर घर में भीतर अपनी अपनी कहानियां चल रही थी। नीलम के जीवन में ये दौर सबसे निर्णायक था। स्कूल में नौकरी लगने के बाद वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करने लगी थी। सुबह जल्दी उठना, बच्चों के लिए टिफिन बनाना, फिर खुद तैयार होकर स्कूल जाना, ये सब उसे थका देता, लेकिन इस थकान में उसे सुकून मिलता था। उसे लगता अब उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी तक सीमित नहीं रही। विनय भी बदल रहा था। पहले जहां वह चुप चुप सच रहता था, अब नीलम से दिन भर की बातें पूछता। एक शाम उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी सच में सुना ही नहीं, बस मान लिया कि तुम संभाल लोगी। नीलम ने जवाब में कोई शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, अब सुन लेना, वह मैं काफी है। उधर सुधा और रमेश के घर में भी रिश्ते नए सिरे से आकर ले रहे थे। सुधा अब अपनी बात खुलकर रखने लगी थी। अगर उसे कुछ बुरा लगता तो वह चुप नहीं रहती। रमेश को यह बदलाव पहले से अटपटा लगा, लेकिन फिर समझ आया कि ये झगड़ा नहीं, साफ गोंद है। एक दिन सुधा ने कहा, मैं घर संभालती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे तुम्हारी जरूरत नहीं। रमेश ने उसकी तरफ देखा। इतने सालों में वह पहली बार उसे एहसास हुआ कि सुधा ने कितनी बातें अपने भीतर दबा कर रखी थी। मोहल्ले में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। स्कूल के बच्चों का सांस्कृतिक आयोजन। नीलम की देखभाल की तैयारी हो रही थी। सुधा भी मदद के लिए आगे आई। दोनों औरतें साथ बैठकर बच्चों के लिए कपड़े सिलने लगी। सुई धागे के साथ उनकी बातचीत भी जुड़ती गई। नीलम बोली, अगर उस सर्दी में हालात थोड़ा और बिगड़ जाते तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सुधा ने धागा काटते हुए कहा, और मैं शायद हर औरत के शक की नजर से देखने लगती। दोनों समझ गई कि वक्त ने उन्हें सिर्फ एक सबक नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा भी दिया था। कार्यक्रम वाले दिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। बच्चे मंच पर आ गए रहे थे, नाच रहे थे। रमेश दर्शकों में बैठा तालियां बजा रहा था। उसकी नजर बार बार सुधा पर जाती, सादे कपड़ों में, पर चेहरे पर और आत्मविश्वास की चमक। फिर नीलम पर, जो मंच के पीछे बच्चों को संभाल रही थी, पूरे भरोसे के साथ। उस पर रमेश को साफ दिख गया, बाहर की चमक और भीतर की स्काई में क्या फर्क होता है। कार्यक्रम के बाद विनय ने सबके सामने नीलम का धन्यवाद किया। ये छोटी सी बात थी, लेकिन नीलम के लिए बहुत बड़ी। उसकी आंखें भर आई। सुधा ने चुपचाप उसका हाथ दबा दिया। शाम को घर लौटते हुए रमेश ने सुधा से कहा, अगर उस वक्त तुमने मुझे खो दिया होता तो शायद मैं खुद को भी देख खो देता। सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रिश्ते तभी बसते हैं जब दोनों उन्हें बचाना चाहते हैं। कुछ महीनों बाद सर्दियों की चर्चा सिर्फ सादों से रह गई। मोहल्ला अब एक नई समझ के साथ जी रहा था। नीलम और मिन्ने का रिश्ता पूरी तरह परफेक्ट नहीं था, लेकिन सच्चा था। सुधा और रमेश के बीच प्यार अब दिखावे का नहीं, समझदारी का था। अब कोई घरवाली या बाहर वाली नहीं कहता था। सब समझ गए थे कि बाहर वाले तो सिर्फ हालात बनाते हैं, असल लड़ाई इंसान के भीतर होती है, और जो उसे जीत ले वही सच में अपने घर को बचा लेता है। ठंड बीत चुकी थी, पर जो सीख मिली वह उम्र भर की गर्माहट बन चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बसंत के बाद गर्मी आई, फिर सावन की पहली बारिश ने गलियों की धूल बैठा दी। मोहल्ला वही था, लोग भी वही, लेकिन नजरें बदल चुकी थी। अब हर कोई थोड़ा ज्यादा सावधान, थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया था। नीलम की जिंदगी में स्थिरता आने लगी थी। स्कूल में उसकी तारीफ होने लगी। बच्चे उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, सुनती भी थी। कई बच्चों के घरों में वही हालात थे जो कभी उसके थे, अकेलेपन, चुप्पी, अनकही बातें। नीलम ने उनकी देखकर खुद को देख लेती। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने सुधा से कहा, कभी कभी लगता है अगर मुझे ये काम पहले मिल जाता तो शायद मैं अंदर से इतनी खाली ना होती। सुधा ने जवाब दिया, शायद तब हमें ये सब सीखने का मौका भी ना मिलता। इधर रमेश ने दफ्तर में प्रमोशन मिला। वह खुश था, लेकिन अब उसका घमंड वैसा नहीं था। उसने घर आकर सबसे पहले सुधा को बताया, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, उसने कहा, तुम्हारे साथ की वजह के मुमकिन हुआ।
सुधा ने मुस्कुराकर चाय रख दी। तारीफ अब उसे चौंकाती नहीं थी, बिल्कुल सुकून देती थी। मोहल्ले में एक नई घटना घटी। सामने वाले घर में रहने वाली रीना और उसके पति के बीच झगड़े होने लगे। वही फुसफुसाहटे, वही शक, वही बातें जो कभी नीलम को लेकर हुई थी। फर्क बस इतना था कि जब सुनने वालों में सुधा और नीलम भी थी। रीना एक शाम रोती हुई सुधा के पास आई। सब लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, वह बोली। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुधा का दिल कांप गया। उसे अपनी पुरानी खामोशी याद आ गई। उसने नीलम को बुरा लिया। तीनों औरतें साथ बैठी। नीलम ने रीना से कहा, समाज सबसे पहले औरत को कटघरे में खड़ा करता है, लेकिन हमें खुद को वहां खड़ा नहीं होने देना चाहिए। ये पहली बार था जब मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खड़ी हुई। अगले दिन रीना के पति से रमेश और विनय ने बात की। बिना आरोप, बिना गुस्से, सिर्फ सच और समझदारी के साथ। बात आसान नहीं थी, पर बीच वे दबाए थे। मोहल्ला ने धीरे धीरे चर्चा बदलने लगी। अब लोग सवाल पूछने लगे, हम इतनी जल्दी फैसला क्यों सुना देते हैं? क्या हर दोस्ती गलत होती है? नीलम को यह बदलाव अंदर तक छू गया। एक शाम उसने सुधा से कहा, कभी कभी लगता है हमारी उस सर्दी की कहानी सिर्फ हमारी नहीं थी, पूरे मोहल्ले की थी। सुधा ने सिर हिलाया। हाँ, बर्फ और फर्क बस इतना है कि हमने उसको भगाने से बजाय उसे समझ लिया। रमेश अब बच्चों के लिए मोहल्ले में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू करना चाहता था। विनय ने भी मदद की। नीलम ने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। सुधा ने घर घर जाकर किताबें इकट्ठा किए। ये सब किसी बड़े आंदोलन जैसा नहीं था, बस छोटे छोटे कदम थे, लेकिन असर गहरा था। एक शाम बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ घर खड़े थे, रमेश, सुधा, नीलम और विनय। नीचे बच्चे किताबें लेकर हंसते दौड़ रहे थे। रमेश ने कहा, अगर उस वक्त हमने हालात को संभाला ना होता तो शायद ये सब मुमकिन ना होता। नीलम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तब मैं बाहर वाली थी, आज बस एक इंसान हूँ, अपनी जगह के साथ। सुधा ने हल्की आवाज में जोरा, और मैं सिर्फ घरवाली नहीं, एक औरत हूँ जिसकी आवाज है। विनय ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। शायद रिश्ते टूटने से नहीं, समझ की कमी बिखरती है। उस रात कोई ठंड नहीं थी, फिर भी हवा में एक गर्माहट थी, साथ चलने की, साथ सीखने की। क्योंकि अब यह कहानी सिर्फ घर वाली बाहर वाली की नहीं थी, ये कहानी बन चुकी थी एक मोहल्ले के बदलने ज़मीर पर।